यानी हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जो आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राफेल एम फाइटर्स को लेकर के आई एक बड़ी रिपोर्ट के बारे में। हम सब जानते हैं कि भारत और फ्रांस के बीच में राफेल एम फाइटर्स को लेकर के जो कॉस्ट निगोशिएशन का दौर था, ये शुरू था। और आज सुबह 8:30 में इसमें एक बड़ी रिपोर्ट हमें सुनने को मिलती है, जहां पर ये कंफर्म कर दिया जाता है कि भारत और फ्रांस के बीच में जो 26 राफेल एम का बेस प्राइस था, इसको फाइनलाइज किया जा चुका है। साथ ही साथ रिपोर्ट में यह भी कंफर्म कर दिया गया है कि भारतीय नौसेना के द्वारा इंडिया स्पेसिफिक इन्हेंसमेंट्स की डिमांड करी गई है, जिसे फ्रांस के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया है। शुरुआती तौर पर यह माना गया था कि ये एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत से ही ऑपरेट किए जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर से राफेल एम के ऑपरेट किए जाने की बात सामने आई है। सोर्सेज ने, खासकर जो इससे जुड़े सोर्सेज हैं, उन्होंने ये बताया कि जो पहले राउंड का नेगोशिएशन ये पूरा हो चुका है और डील को इसी वर्ष के अंत तक जो फाइनलाइज है वो करने का प्लान सामने आया है। उन्होंने ये भी कहा है कि जो इंडिया स्पेसिफिक इन्हेंसमेंट्स हैं, इनमें अधिकतर इन्हेंसमेंट हमें वही देखने को मिलेंगी जो भारतीय वायुसेना ने डिमांड करी थी। भारतीय नौसेना के अधिकारियों ने बात करते हुए मीडिया से बताया कि इंडिया स्पेसिफिक इन्हेंसमेंट्स में बेसिकली जो हमें चीज़ें देखने को मिलेंगी, उसमें हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम, लो बैंड फ्रिक्वेंसी जैमर, बेटर रेडियो एल्टीमीटर देखने को मिलेगा। इसके अलावा हमें यहाँ पर वेरी हाई फ्रिक्वेंसी रेंज डिकॉयज देखने को मिलेंगे, जो कि भारतीय नौसेना के द्वारा डिमांड किए गए हैं। इसके अलावा बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर चेंजेस हैं, इनको भी डिमांड किया गया है। इसमें जो चेंजेस हैं हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस में देखने को मिलेगा। इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपैटिबिलिटी जो है, इसमें भी चेंजेस देखने को मिलेंगे। और बहुत सारे सर्टेन सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स हैं जो कि भारतीय नौसेना के द्वारा डिमांड किए गए हैं। भारतीय नौसेना 26 की संख्या में इन एयरक्राफ्ट को खरीद रही है। इनमें से 22 सिंगल सीटर होंगे और 4 ट्विन सीट कॉन्फ़िगरेशन में हमें देखने को मिलने वाले हैं। और अगर हम बेस प्राइस की बात करें एयरक्राफ्ट की, तो ये लगभग इंडियन एयरफोर्स के जो राफेल हैं उन्हीं के बराबर होने वाली है। और ये डील तकरीबन 40,000 से लेकर के 45,000 करोड़ के बीच में होगी। हालांकि 40,000 करोड़ रुपए जो है, ये सिर्फ एयरक्राफ्ट की डील है, और आगे चल के जो इन्हेंसमेंट्स हैं और इसके अलावा जो मिसाइल्स हैं, दूसरी चीज़ें हैं, इनकी कॉस्ट यहाँ पर एडिशनली ऐड होगी। अब अगर एक और चीज़ की बात करें जो कि इस समय काफ़ी चर्चा का विषय है, तो हथियारों में भी भारतीय नौसेना ने कुछ डिमांड करी है। जहां पर भारतीय वायुसेना स्वदेशी बीबीआर मिसाइल, जिसको हम अस्त्र के नाम से जानते हैं, उसके तरफ जाना चाहती है। और अस्त्र के साथ साथ रुद्रम सीरीज की जो एंटी रेडिएशन मिसाइल हैं, इनका इंटीग्रेशन भी हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। इन सब से हट के स्कैल्प क्रूज मिसाइल और मेटियोर मिसाइल की डिमांड भी की गई है, जिसे फ्रांस के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया है। अब एक र्यूमर मैं पहले ही बर्स्ट कर दूं, सोशल मीडिया पे कुछ चर्चाएं चल रही हैं कि भारतीय नौसेना आगे चल के इन नंबर्स को बढ़ा सकती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम राफेल एम के खरीदने के उद्देश्य की बात करें, तो ये एक आंतरिक समाधान के तौर पर खरीदे गए हैं। तब तक जब तक कि हमारे पास टेडबीएफ नहीं आ जाते, हम इन्हीं को ऑपरेट करेंगे और इन्हीं से अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेंगे। और इसके बाद कोई भी हमें एडिशनल राफेल एम की जो डील है वो होती दिखाई नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कब तक फाइनलाइज होगा, इसका पता हमें बहुत जल्दी चलने वाला है। और एक बार जब चीज़ें सामने आ जाएंगी तो वो डिटेल भी हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। हाँ, एक चीज़ जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना के जो राफेल फाइटर्स हैं, इनमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ होने वाली हैं। लेकिन अगर हम इस पूरे डील की हाईलाइट की बात करें, तो यहाँ पर 26 की संख्या में जेट्स को खरीदा जाना है, जो कि तकरीबन $4 बिलियन की लागत में आएंगे। और इन्हें आईएनएस विक्रमादित्य और विक्रांत से ऑपरेट किया जाएगा। राफेल एम ने F-18 सुपर हॉर्नेट को हरा करके जो है ये कंपटीशन जीता था, जहां पर एक रिगरस टेस्टिंग प्रोसेस को पार करके आया था। और यहाँ पर कंपैटिबिलिटी को खास ध्यान रखा गया है। भारतीय नौसेना ये चाहती है कि जो कंपैटिबिलिटी है इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के राफेल फाइटर्स में, ये बनी रहे। अब ये एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील होने वाली है, जिसके लिए नेगोशिएशन का पहला दौर पूरा हो चुका है और कॉन्ट्रैक्ट इसी वर्ष के अंत तक फाइनलाइज कर लिए जाएंगे। इन राफेल्स की डील फाइनलाइज होने के बाद भारत के पास जो राफेल की संख्या है, ये 60 को पार कर जाएगी। अगर हम कैरियर बेस्ड मॉडिफिकेशन या कैरियर स्पेसिफिक मॉडिफिकेशंस की बात करें, तो यहाँ पर बड़ा डिफरेंस हमें देखने को मिलता है राफेल एम और राफेल के एयरफोर्स वेरिएंट पे। राफेल एम में आपको रीइंफोर्स अंडर कैरेज और लैंडिंग गियर देखने को मिल जाते हैं, जो कि उस मैसिव स्ट्रेस को विथस्टैंड कर सकते हैं, जो कि लैंडिंग के दौरान एयरक्राफ्ट के लैंडिंग गियर पे फील होती है। इसके अलावा इनके नोज लैंडिंग गियर को भी काफ़ी मजबूत किया गया है, ताकि ये जो इसकी जंप है उसको आराम से परफॉर्म कर सके। और कैटapult लॉन्च सिस्टम से भी इनको लॉन्च किया जा सकता है। और आने वाले भविष्य में आप सबको पता है कि भारत का जो तीसरा स्वदेशी विमान वाहक पोत होगा, उसमें हमें कैटapult लॉन्च सिस्टम देखने को मिलते हैं। वही इसमें आपको एरेस्टर हुक देखने को मिलता है, जो कि कैरियर लैंडिंग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें कैरियर बेस्ड माइक्रोवेव लैंडिंग सिस्टम देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट माना जाता है।
अब एक चीज़ जो कि आपको दोनों में देखने को मिलेगी वो ये है कि भारतीय वायुसेना के राफेल हो या राफेल एम हो, इसमें आपको 80% जो कॉमनैलिटी है ये देखने को मिलेगी। यानी इंडियन एयरफोर्स के सर्विस में जो राफेल फाइटर जेट्स ऑपरेशनल हैं और राफेल एम के बीच में आपको 80% कॉमनैलिटी देखने को मिलेगी। और ये कॉमनैलिटी का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि ये मेंटेनेंस को आसान करेगी, लॉजिस्टिक को आसान करेगी, पायलट ट्रेनिंग को आसान बनाएगी। इसके अलावा जो ओवरऑल ऑपरेटिंग कॉस्ट है ये काफ़ी कम करेंगे। अभी राफेल एम की बात करें तो ये एक ओमनी रोल एयरक्राफ्ट है जो कि एयर टू ग्राउंड और रिकॉनेसेंस मिशन को एग्जीक्यूट करने में सक्षम है। और ये अपने साथ वाइड रेंज ऑफ वेपन सिस्टम को कैरी करता है, जिसमें मीटियोर लॉन्ग रेंज की एयर टू एयर मिसाइल, मीका एयर टू एयर मिसाइल, एएसएम हैमर जो कि एयर टू सरफेस मिसाइल है, स्कैल्प क्रूज मिसाइल और एक्सोसेट एंटीशिप मिसाइल्स को ये कैरी करने में सक्षम है। ये एयरक्राफ्ट न्यूक्लियर कैपेबल है, यानी ये न्यूक्लियर मिसाइल्स को भी कैरी करने में सक्षम है। अब अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो राफेल एम की जो मैक्सिमम स्पीड है ये मैक 1.8 की है, जो कि तकरीबन 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की है। सर्विस सीलिंग की बात करें तो राफेल एम की सर्विस सीलिंग 50,000 फीट की है और यहाँ पर एडवांस सेंसर रडार देखने को मिलता है जो कि इनकी सर्च और ट्रैक कैपेबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस कर देता है। अब एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ कि ये जो एयरक्राफ्ट है ये हमें देखने को कहाँ मिलेंगे, तो अभी हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई थी 19 जून को, जहां पर यह कंफर्म कर दिया गया था भारतीय नौसेना के द्वारा कि भारतीय नौसेना आईएनएस देगा को राफेल एम फाइटर का होम बेस बनाने वाली है। जी हाँ, जो आईएनएस देगा है लोकेटेड आईएनएस विशाखापट्टनम में, सॉरी, यहाँ पर इसको राफेल का होम बेस बनाया जाएगा और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन भी है। और यहीं से 26 की संख्या में जो राफेल फाइटर्स है इनके स्क्वाड्रन को होस्ट किया जाएगा। डसाल्ट एविएशन और फ्रेंच एरोस्पेस जायंट जो है इस समय ऑलरेडी अपने जो एक्सपर्टीज़ है ये राफेल एम को लेकर के नेवी के साथ शेयर कर रही है और माना जा रहा है कि नेवी के पायलट्स की जो ट्रेनिंग है ये फ्रांस के एयरक्राफ्ट में कंप्लीट की जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो आपको जाननी होगी वो ये है कि बात सिर्फ राफेल एम तक सीमित नहीं है। यहाँ पर एमआरएफए को लेकर के भी तमाम चर्चाएं हो रही हैं, जहाँ पर बताया जा रहा है कि एक बार जैसे ही ये जो चीज़ें हैं फाइनलाइज हो जाएंगी उसके बाद अगला नंबर जो आने वाला है ये सीधा आएगा एमआरएफए का, क्योंकि अब इकलौता ऐसा एयरक्राफ्ट प्रोक्योरमेंट है जो अंडर पेंडिंग है वो है एमआरएफए। और इस समय द प्रिंट के सोर्सेस की बात माने तो भारतीय वायुसेना की तरफ से जो बड़ी गतिविधि है वो देखने को मिली है। और कल ही हमने आपको वीडियो में बताया था कि कैसे एक जो जॉइंट कोलैबोरेशन है इसको फॉर्म करने का प्रयास किया जा रहा है ग्रीस के द्वारा। और एक बार जैसे ही ग्रीस और भारत के बीच में सब कुछ सामान्य हो जाता है तो संभावित है कि जो ऑफर है ये टेबल पर रखे जाएंगे। और हम सब जानते हैं कि अगर एमआरएफए हुआ तो राफेल के जीतने के चांसेस 90% से ज़्यादा हैं, क्योंकि ऑलरेडी भारतीय वायुसेना ये स्पष्ट कर चुकी है कि नए टाइप के फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर के वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है और उन्हें वही फाइटर एयरक्राफ्ट चाहिए जिनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हो चुके हैं। तो ऐसे में राफेल के चांसेस सबसे ज़्यादा है। अब देखना ये है कि भारत की तरफ से इकट्ठा 114 फाइटर एयरक्राफ्ट की डील को फाइनलाइज किया जाता है या ये एक चरणबद्ध प्रक्रिया में होते हैं, क्योंकि अगर नंबर्स जो है 70 से कम हुए या 80 से कम हुए तो इनकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के डसाल्ट एविएशन की तरफ से दिक्कतें हो सकती हैं। क्योंकि ऑलरेडी हम सब जानते हैं कि नितिन गडकरी जी के द्वारा ये कहा गया था बयान में कि नागपुर में राफेल फाइटर्स का निर्माण हो सकता है, लेकिन वो तब होगा जब नंबर रीजनेबल होंगे। कम नंबर्स में डसाल्ट एविएशन ये काम नहीं करने वाली। तो देखते हैं आगे भविष्य में हमें क्या देखने को मिलता है। फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।